हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम सभी गणमान्य अतिथियों को बताना चाहेंगे, कार्यक्रम में गरिमामय उपस्थिति हुई है अभी माननीय पूर्व वन मंत्री राजकुमार रिणवा जी की। आप करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। राजकुमार रिणवा जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी विष्णु लांबा जी को। आप उन्हें स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए चिरमी सपेरा जी को, जो कि कालबेलिया नृत्य प्रस्तुत करेंगी। चिरमी जी के लिए जोरदार तालियां। प्रस्तुति के लिए। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संस्थान की कुछ स्वयं सेविकाएं राजस्थानी परंपरा से जुड़ा प्रसिद्ध घूमर नृत्य प्रस्तुत करेंगी। तो पेश है एक सांस्कृतिक प्रस्तुति।
दिखाओ जी, मन दीत कराओ जी, और क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखाओ जी। हरी शरारत सब दारू में तो हरी, हर सने उन्हें बंगा जी में कह लगे, मर में जागी ओटनी है चंदन भारी, चांदनी मन दामन में बात एक सीरे झुम 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 बाजू। जब तक कि राज्यपाल महोदय आते हैं, हम जिन गणमान्य व्यक्तियों को आज पुरस्कार दिया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है, उनके अनुभव हम जानेंगे। युवा पीढ़ी अगर पर्यावरण पर लेखन कर रही है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे देश का जो युवा है वो सही दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी इस कार्यक्रम में वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कुछ गणमान्य व्यक्तियों को। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ उमा व्यास जी को। आप वॉलंटियर ऑफ द ईयर 2024 के पुरस्कार से सम्मानित होने जा रही हैं आज के इस कार्यक्रम में। उमा जी मंच पर आइए, आपके अनुभव हम जानना चाहते हैं। उमा व्यास जी, उमा जी के बारे में आपको बताना चाहेंगे, ये सामान्य किसान परिवार से संबंध रखने वाली हैं और संस्थान की सक्रिय कार्यकर्ता हैं और वर्ष 2023 की सर्वश्रेष्ठ श्रम सेविका के रूप में इन्हें चुना गया है वॉलंटियर ऑफ द ईयर 2024। आप पिछले 3 वर्षों से संस्थान की सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। उमा जी। उपस्थित सभी विद्वतजनों, संस्थान के सारे वॉलंटियर्स व साथियों, जैसा कि हर साल की तरह हम आज भी वृक्ष मित्र सम्मान समारोह जो मनाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि सिर्फ मनाना या एक साल के लिए इकट्ठे हो जाए हम, वो नाकाफी है। जहां तक मैंने अपने जिंदगी में ये देखा है एक चीज कि अगर हम पर्यावरण को जब तक जिएंगे नहीं, जैसे हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्लोगन दिया था लाइफ, जिसका मतलब था आप उसको जिए, उसको जीवन में शामिल करें। अगर हम उसको घर से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम प्लास्टिक कम यूज करने के लिए हमारे यहाँ पे पॉलिसीज बनानी पड़ती है कि आप इतने माइक्रो क्यूब से कम की ना यूज करें। अगर वो हम खुद ही उस चीज को अपने जीवन में उतार लें और पर्टिकुलर एक कपड़े का थैला रखें मार्केट में, उसको ही लेके जाए, या एक मिनिमलिस्टिक अप्रोच अगर लाइफ की हम जिए कम से कम, या कुछ इस तरह का फैशन भी अगर हम फॉलो करें तो जो सस्टेनेबल फैशन को वो जो अप्रोच हो वो अपनाएं, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा सबके लिए। और संस्थान की बात करें तो मैं 2019 में जुड़ी थी और तब से लगातार मैं इसमें जितना मेरा सर्विस के साथ हो सकता है मैं टाइम दे रही हूँ। हमने नेपाल में, पड़ोसी देश नेपाल में, जहाँ हमारे रोटी बेटी का भी विवाह है, वहां पे हमने बागमती संरक्षण के लिए भी काम किया है। जो हमारे साथी जो एनजीओ के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ भी उपस्थित हैं। इसके अलावा हमने पुणे में गत वर्ष 2023 में लगभग 22,000 पौधों के 2 जंगल खड़े किए हैं। और कुछ मेरी ये अप्रोच थी कि हम ये चाहते थे कि पर्यावरण जो पॉलिसीज बनती है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच के लिए हिसाब से होती है, तो हम ये चाहते थे कि बॉटम टू टॉप अप्रोच क्या हो सकती है, या ऐसा क्या हो सकता है जिसमें बच्चे भी जुड़े। तो मैंने संस्था को एक विचार दिया था ग्रीन बचपन का, तो उन्होंने मूर्त रूप देने का मतलब वादा ये समझ लीजिए किया है। तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि जब हम देश के बच्चों को जिस चीज से जोड़ दें वो एक आचार और विचार में उनके आ जाए। जब बच्चे ये सीख जाएं कि आपको रैपर्स नहीं इधर उधर फेंकने या कहीं भी, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, वो ज्यादा पर्यावरण की तरफ सीख पाएंगे।
एक मैंने जैसे अभी एंकर मैडम ने भी कहा कि चिड़िया कहाँ रहेगी, तो उसके लिए मैंने भी ये सोचा कि जब आप देख रहे हैं कंक्रीट के जंगल हर जगह खड़े हो रहे हैं, तो सच में चिड़िया कहाँ रहेगी? उनकी जगह उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उस पर तो हमने ऑक्यूपाई किया है, तो ये बहुत गलत है और हम उनको हमेशा से रिप्लेस करते आए। और ऐसा होगा तो सच में आप मान के चलिए कि कहाँ रहेगी चिड़िया या कृषि खेती के लिए जमीन कहाँ बचेगी। तो ये जो वीवर बर्ड जो भैया आपने सुना होगा ना, उसको आपने ज्यादातर देखा होगा कि उसको इंजीनियर भी कहा जाता है। वो जो घोंसले बनाने में इतना माहिर होता है कि उस घोंसले को वो एक बार रिप्रोडक्शन के बाद छोड़ देता है, उसको अगर हम एज इट इज कहीं और लगाएं तो उसमें बाकी चिड़ियाएं भी जहाँ पे जंगल के कंक्रीट के जंगल है वहां पे वो अंडे देने के लिए उनको हम प्रयोग में ला सकते हैं। दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि मिनिमलिस्टिक अप्रोच अगर लाइफ में हम अपनाएं तो वो बहुत बेटर रहेगी। सबके लिए ये ज्यादा अच्छा है कि आप कुछ भी करें और उसकी शुरुआत हम अपने जैसे कि कहते हैं कि किसी भी चीज की शुरुआत घर से हो सकती है, तो घर में हम वेस्ट सेग्रीगेशन कर सकते हैं। वेस्ट सेग्रीगेशन मीन्स कि अगर आप बायो जो डिग्रेडेबल होते हैं या नॉन डिग्रेडेबल होते हैं उनको सेपरेट डस्टबिन में रखें ताकि उसका प्रॉपर रिसाइकिल हो सके और हम एक छोटा सा प्रयास अलग से कुछ नहीं वो हम कर सके। इसके अलावा बाकी मैं धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस सम्मान समारोह में बोलने के लिए वक्त दिया गया। थैंक यू सो मच। भारत में आमंत्रित करना चाहती हूँ CISF आमेर से वरिष्ठ कमांडेंट श्रीमान आशीष कुमार जी को। श्रीमान आशीष कुमार जी मंच पर आए और अपने अनुभव आप साझा करें। उपस्थित सभी अतिथिगण और आयोजनकर्ताओं को मेरी ओर से प्रणाम। दरअसल पुरस्कार प्राप्तकर्ता श्री आशीष कुमार कमांडेंट वो अभी स्टेशन में नहीं है, तो उनके बिहाफ में मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पर्यावरण की संरक्षण की दिशा में हमारी 8वीं आरक्षित वाहिनी जो कि आमेर में स्थित है, उसमें कई कार्यक्रम चल रहे हैं। तो उसमें विष्णु लामा जी के सहयोग से भी हमने वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया। इसके अलावा हमने वहाँ पे अभी मियावाकी का प्रोजेक्ट चल रहा है, अभियान चल रहा है, इसमें मियावाकी फॉरेस्ट को डेवलप किया जा रहा है। और हमारे हर्बल गार्डन एक है जिसमें विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ वगैरह लगाई गई है, जिससे वहाँ पर उपस्थित बल सदस्य भी लाभ लेते हैं। उन जड़ी बूटियों से अपने कुछ बीमारियाँ वगैरह हैं, कुछ रोग हैं, उनका निदान होता है। और हम आसपास हमारे बटालियन के आसपास भी जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें भी अभियान चलाते हैं और लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। और स्कूल के माध्यम से हमारे 7th KV नंबर 7 हमारे कैंपस के अंदर है आमेर में, तो वहाँ पे उन बच्चों के साथ के सहयोग से भी हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाते हैं। और हम सभी को एक जिम्मेदार सजग नागरिक होने के नाते पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करना चाहिए। बस इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। विवेक पारिक के लिए जोरदार तालियां। 5 वर्षीय विवेक है जो कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बहुत अहम काम कर रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं विवेक। आपने राजस्थान की एक विशेष भूभाग पर 60,000 पौधे लगाना प्रस्तावित है, ऐसी उनकी आगामी। मीना जी का स्वागत कर रहे हैं विष्णु लामा जी स्मृति चिन्ह भेंटकर। शिक्षा जगत के प्रमुख प्रतिष्ठान शर्मा जी, यादव जी। हमारे इस कार्यक्रम की समृद्धियाँ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भूतपूर्व वन मंत्री श्री रणवा साहब, बाहर से पधारे हुए अन्य सम्मानित अतिथिगण
कल्पतरु संस्थान के पदाधिकारी कार्यकर्ता, आज एप्रिसिएशन और सम्मान चिन्ह पाने वाले सभी कार्यकर्ता और भाई बहन एवं साथियों, आज राजस्थान के प्रमुख अखबार में फ्रंट पेज पे सबसे बड़ी न्यूज पढ़ने को मिली। NHAI ने सड़क बनाई, राजस्थान में सड़कें बनाई तो करीब 5000 के आसपास पेड़ कटे। जिन कंपनीज ने सड़क बनाई उनकी जिम्मेदारी थी कि वो 5000 या उससे ज्यादा पेड़, 50,000 या उससे ज्यादा पेड़ लगाते, 50,000 पेड़ कटे। अभी तक 5000 पेड़ लगे, वो भी उनकी क्या हालत है उसका कोई ऑडिट वगैरह नहीं हुआ, और इससे जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा होगा उसका भी कोई असेसमेंट वगैरह उस तरह का नहीं हुआ। रणवा साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हम जब स्टूडेंट थे और यहाँ पीजी में पढ़ते थे, एमडी कर रहे थे, तो उस टाइम अपने अजमेर जयपुर हाईवे का निर्माण शुरू होने वाला था। और सर आपको ध्यान होगा कि अपने इस हाईवे पे इतने बड़े बड़े पेड़ थे, मैं मानता हूँ कि 300-400 साल पुराने पेड़ थे, करीब 3 मीटर गर्द के नीम के पेड़, शीशम के पेड़ और कुछ अच्छी प्रजाति के अन्य पेड़ थे। वो बहुत बड़े पेड़ थे, एक भी पेड़ सूखा हुआ नहीं। सर्वे हुआ और 6 लेन, पहले 4 लेन का काम स्टार्ट हुआ, 4 लेन का काम स्टार्ट हुआ, पेड़ कट गए। पहले ये सुनने में आया कि रोड के साइड में वापस उतने ही पेड़ लगे हुए, लेकिन पेड़ नहीं लगे, कुछ लगाए गए, लेकिन उन पेड़ों की क्या स्थिति है हम देख सकते हैं। यहाँ से अजमेर जाते हैं तो हमें कोई पेड़, बड़ा पेड़ दिखता नहीं। एक न्यूज हम देख रहे हैं पिछले 1.5 महीने से करीब कि इस साल राजस्थान का वेस्टर्न भूभाग जहां पे पेड़ नहीं है वो वर्ल्ड में सबसे गर्म, वहां का तापमान 50 और 51 तक आ गया। 52 डिग्री का दिल्ली का गया है, लेकिन वो तो वेरीफाइड नहीं है, बट 50 और 51 तक अपने फलोदी, फिर चूरू का कुछ हिस्सा, जोधपुर का कुछ हिस्सा, बीकानेर का कुछ हिस्सा, ये हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सब जानते हैं। क्या इन दोनों चीजों में कोई कोरिलेशन है, कोई तारतम्य है? जो ये बात मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ जितने भी ये सब पढ़े लिखे हैं, ये कुछ बच्चे हैं तो मानता हूं कि ये स्कूलों में पढ़े हैं तो इनको सिलेबस में भी पढ़ाया गया होगा कि पेड़ हैं वो वातावरण है उसको बनाए रखते हैं, जंगल। और अगर जंगल कट जाते हैं तो सबसे पहले तो वातावरण में जो गैसें होती हैं, गैस होती है, मेनली ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह की गैसेज होती है जो कि एसिड रेन है वो प्रोड्यूस करती हैं, आप लोगों को पता होगा। बट ये एक फिनोमिनन है ग्लोबल वार्मिंग, आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग है, उसमें एक फिनोमिनन जो हम लोग देख रहे हैं पिछले 20-25 साल से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हर पिछला साल है उससे अगला आने वाला साल तो 0.1-0.2 डिग्री है तो गर्म रहता है। और दूसरा हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं तो बाढ़ आ रही है और कहीं सूखा पड़ रहा है और पूरा क्लाइमेट है वो डिस्टर्ब हो रहा है। और अखबारों में भी हम पढ़ते हैं कि ऐसा ऑब्जर्व किया जा रहा है कि हमारा जो सी लेवल है, बढ़ती गर्मी की वजह से, बर्फ पिघलने से सी लेवल ऊपर हो रहा है और कोस्ट लेवल जो उसके कस्बे हैं वो डूबे जा रहे हैं। बता रहे हैं कि अगर 2 डिग्री तापमान और बढ़ गया तो वर्ल्ड की जो डेंसेस्ट पॉपुलेशन कहेंगे वो समुद्र की कोस्ट से बांग्लादेश है, अपने तमिलनाडु, केरला, ये इस तरह के हैं, इन जगह में देश वर्ल्ड का 40%-45% पॉपुलेशन है वो अगर 2 डिग्री तापमान बढ़ जाए तो वो समुद्र के नीचे चले जाएगी, उनके रहने वाली जगह। और ये इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो कल्पतरु संस्थान काम कर रहा है, ये इस तरह का काम हम सभी को अपने घर परिवार से लेके और गली मोहल्ले, फिर गांव और शहर, सब जगह हम लोगों को करना चाहिए। सर यहाँ पे पूर्व मंत्री साहब बैठे हुए हैं, ऐसे लोग जिनका सरकार में दखल है। मैं मानता हूँ कि बड़ी बड़ी पॉलिसीज बनती हैं, डेवलपमेंट के, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बनते हैं, तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हो और
इसमें जो कॉस्ट एनवायरनमेंट का डैमेज हो रहा है तो इसके संरक्षण में और इसके संवर्धन के अंदर कितने रिसोर्सेज लगेंगे वो भी कॉस्ट में इंक्लूड होकर प्रोजेक्ट बने, और जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है शहरीकरण की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से, वो उतना का उतना वन लगे, पेड़ पौधे लगे और उतना एफोरेस्टेशन वापस हो, ताकि ये सामंजस्य बना रहे वातावरण में। मैं मानता हूँ ये काम करने का स्कोप शहरों में कम है। क्यों? क्योंकि शहरों में जगह ही नहीं है, पेड़ पौधे कहाँ लगाएंगे, घर में लगाएंगे तो उसका इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे गाँव है वो इसमें एक की एरिया जहाँ पे हम एफोरेस्टेशन, जो नुकसान हमें डेवलपमेंट की वजह से उसकी वजह से हो रहा है, उसकी पूर्ति हम वन गाँव में वन लगा के कर सकते हैं, और ये काम कल्पतरु संस्थान कर रहा है। मैंने विष्णु भाई से पता किया था, उन्होंने बताया कि 2047 तक 100 आइडल विलेज है वो संस्थान बनाएगा, और उसमें उन्होंने काफी कुछ प्रगति तो कर दी है। मैं मानता हूँ कि ये इन्होंने ऐसा उदाहरण हम लोगों के सामने पेश किया है कि यहाँ से ये चीज निकल के बाहर जाए, और ऐसे और बहुत सारे एनजीओ संस्थान, और मैं तो ये कहता हूँ कि संस्थान ही क्यों, पंचायत का भी काम, पंचायत भी ये काम कर सकती है, ग्राम पंचायत कर सकती है, और इसको रूरल डेवलपमेंट के अंदर एक इम्पोर्टेंट प्लेस देना चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज नहीं हुई तो जो नुकसान हम लोगों को वातावरण के पर्यावरण दूषित होने की वजह से हो रहा है, जमीन बंजर हो रही है, हमारी वाटर बॉडी सूख गई है, कभी बाढ़ आ रही है, कभी सूखा आ रहा है, उससे खेती भी खत्म होगी। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और इस पे जो ग्रास रूट लेवल पे सबसे अच्छी चीज हो सकती है वो करके दिखाने वाला संस्थान और इसके पदाधिकारी, और स्पेशली विष्णु भाई साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं कि ये हमें ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं, जो कि मैं मानता हूँ कि हम लोगों को भी इसका अनुकरण करना चाहिए, और सरकारी योजनाओं में इन चीजों का समावेश जरूर हो। ये ऐसी मेरी अपेक्षा है और मेरी आशा है। आप लोगों ने मुझे बोला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं काफ़ी समय इंडिया में भी बैठा हूँ, तो मेरे को इंडिया अच्छे से आते, तो मैं इंग्लिश से अच्छा ज़्यादा संस्कृत मेरा भाषा वो पहले बोली थी, रोटी बेटी का संबंध में बोल के, तो मैं हिंदी भी बोलना चाहता हूँ। आज इस श्री कल्पतरु संस्थान की वृक्ष सम्मान समारोह में इस कार्यक्रम के सभापति सभाध्यक्ष से वो इस कार्यक्रम में आए हुए बहुत बड़े बड़े, और ये देश को संभाल रहे बहुत सिक्योरिटी सेक्टर से लेकर स्टूडेंट से लेकर हर लोग जो यहाँ पे पधारे हुए, उन लोग सभी को मैं नेपाल की तरफ से नमस्कार करना चाहता हूँ। विष्णु राणा ने मेरे को 1 साल पहले नेपाल में मिला था, वो जब नेपाल में कुछ प्रोजेक्ट के लिए आए थे तब वो मिल गए थे, तो हम नेपाल के जो कैपिटल सिटी है काठमांडू, वहाँ पे हम लोग प्लांटेशन करते रहते। हमारा यही साल 1 लाख ब्रिज काठमांडू सिटी में हम लोग ने प्लांटेशन किया है, और अभी हम लोग ऑल ओवर नेपाल वो मैना देवी फाउंडेशन करके, रूटिंग ऑफ नेपाल बंद करके और नेपाल टेलीकॉम करके 3 संस्थाएं मिलकर ऑल ओवर द नेपाल में हम लोग अभी जून महीने भर प्लांटेशन कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ से स्पीच दे रहा हूँ, लेकिन नेपाल में कई जगह में अभी प्लांटेशन हो रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में मुझे बुलाकर यहाँ पे मेरे को सम्मान करने के लिए और इधर स्पीच देने के लिए आप लोग ने जो बुलाया है, ये सिर्फ एक सम्मान नहीं, एक जिम्मेवारी है कि नेपाल और इंडिया के बीच में जो रास्ता है जहाँ पे डेवलप हो रहा है, क्योंकि बहुत डेवलपिंग का काम हो रहा है। बहुत जगह में अभी बोल रहे थे, बहुत जगह में प्लान होता है, ये जगह में कैसा बिल्डिंग बनाने का, ये जगह में कैसा बिल्डिंग बनाने का बोल के बहुत बड़ा बड़ा प्लान होता है, लेकिन इस जगह में कैसा वृक्ष रोपने का, इस जगह में कैसा प्लांटेशन करने का बोल के वो प्लान नहीं हो रहा है। इसीलिए अभी हम मिलकर, दोनों देश के आदमी मिलकर, दोनों देश के लिए, समाज के लिए और पर्यावरण के लिए मिलकर हम प्लांटेशन करेंगे। केवल वो नेपाल का बॉर्डर में, केवल वो इंडिया का बॉर्डर में, केवल 2 नेपाल और इंडिया जगह जगह में नहीं, हम ये पर्यावरण सभी का साझा है, पृथ्वी सभी का घर है। ये घर किसी के बाउंड्री में नहीं रहता है, वो एक ही है, वो पर्यावरण को हम दोनों देश को मिलकर हम प्लांटेशन करेंगे। हम ये चाहते हैं कि आगामी दिन में आप लोग से मिलकर केवल अवार्ड लेने के लिए, केवल सम्मान लेने के लिए नहीं, कुछ धरती पे कुछ एक पर्यावरण के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ये अवार्ड मेरे लिए अवार्ड नहीं, जिम्मेवारी है। आप लोग ने मेरे को जिम्मेवारी दिया है, मैं वो जिम्मेवारी हम दोनों मिलकर कुछ करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद।
सम्मानीय व्यासपीठ, उपस्थित सभी पर्यावरण प्रेमी, संयोजक की ओर से 1 मिनट का समय दिया है। एक्चुअली पर्यावरण 1 मिनट में खत्म होने वाला सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आज जो मुझे आज सम्मानित किया जा रहा है उसके लिए मैं संस्था का मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। और शायद आपको एक बात मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि हमारे देश में 2 बड़ी क्रांतियां हो गई, जिसमें एक हरित क्रांति हो गई और दूसरी धवल क्रांति हो गई। और दोनों मतलब कि इसमें किसी सरकार को हम दोष नहीं देंगे, लेकिन 2014 से पहले के सरकारों की नीतियां कुछ पर्यावरण बाधक थी। पहले गांव में रहते थे, फिर हम फ्लैट में आए, सिटी में आए, तो हम नर्सरी से पेड़ लाते। तो हमारा जो पुणे में काम चल रहा है मूवमेंट कि विदेशी तन हटाओ और देशी वन बचाओ, तो हम ज्यादा से ज्यादा देशी जो देश के हमारी धरोहर जो वृक्ष है वो लगाए। और इसी वजह से मैं जहाँ काम करता हूँ, मैं डिफेंस का एम्प्लॉय हूँ, तो हमने लामा जी के सहयोग से हमारे इंडस्ट्री में हमने 5000 पेड़ों का निर्माण किया है। मेरी संस्था का बहुत बहुत आभार हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले संपूर्ण अतिथि बने और जितने भी पार्टिसिपेट आए उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये समारोह में आए हुए संपूर्ण पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये श्री कल्पतरु संस्थान ऑर्गेनाइजर और वॉलंटियर सभी को धन्यवाद। मेरा नाम गौतम शर्मा और मैं NGO से बिलोंग करता हूँ, यूथ नेटवर्क फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। और मेरा भी घर नेपाल ही है और खास में मैं जनकपुर से बिलोंग करता हूँ, जनकपुर एरिया से। और हमारे जो टीम मिलकर जैसा एरिया में फ्लड आता है ना, बाढ़ी आता है, उस एरिया में हम लोग खास करके प्लांटेशन करते हैं, क्योंकि बाढ़ी को जितना हो सके उतना रोकेगा, फ्लड को रोकेगा प्लांट सब, इसलिए हम लोग उस एरिया में प्लांटेशन करते हैं। और अभी खास में नेपाल के काठमांडू में बागमती रिवर फेस्टिवल भी चल रहा है। आप लोग बाहर निकलिएगा तो एकदम सफा है बागमती, काठमांडू भीतर बहुत गंदा है, बहुत फोड़ है। वैसा ही नेपाल का भी, इंडिया का भी गंगा नदी सब ठाव ठाव पर बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। मैं इतना ही बोलते, धन्यवाद। सभी को नमस्कार मेरा। और ये बहुत बड़ा मंच है और हम लोग एक अच्छे उद्देश्य के लिए इकट्ठे हुए हैं। विचारों की बात है, जहाँ तक समझने की या पढ़ने की, हम लोग रोज पढ़ते हैं, रोज अखबार देखते हैं। अभी सर ने कहा था कि अखबार रोज बता रहे हैं कि हम संकट के एक बहुत बड़े दायरे के अंदर आ गए हैं, जर के अंदर आ गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम सिर्फ समझने से और सोचने से, विचार करने से या मंथन करने से बहुत कुछ नहीं बदलेगा। अब वाकई कोई कल्पतरु संस्थान है जो काम कर रहा है, ऐसा ही कोई कल्पतरु संस्थान, ऐसे ही लोग मिल करके जब हम लोग जमीन पर आएंगे, जमीन पर खड़े होंगे, तब कहीं हम जाकर कोई बदलाव ला पाएंगे। ये वो मंच है जहां से हम लोग बदलाव के बयार देख रहे हैं। हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि अगर हम वाकई कल जलना नहीं चाहते, झुलसना नहीं चाहते, प्यासे नहीं मरना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को कोई खतरनाक भविष्य नहीं देना चाहते हैं, तो आप ये यकीन मानिए कि हमको कल्पतरु संस्थान जैसा कोई संस्थान खड़ा करना पड़ेगा या इस संस्थान के साथ चल करके कांधे से कांधा मिला करके हमको काम करना पड़ेगा। इतना ही कहकर और आज जो मुझे सम्मान के लिए चुना गया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कल्पतरु संस्थान को और खासकर चुना। धन्यवाद। नमस्कार, मैं उषा देवी नागौर राजस्थान से। मैं ये पर्यावरण का काम बचपन से करती आ रही हूँ। अभी 2 साल से कल्पतरु संस्था से जुड़ी हूँ। इस वक्त सभी लोग पेड़ लगाएं और अपने घर से शुरुआत करें और पंछियों के लिए परिंदे लगाएं। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज ने कहा है, वृक्ष वनी अम्मा साजरी गोजरी। यानी उस जमाने में 600 साल पहले जगत गुरु तुकाराम महाराज ने कहा था कि हमें आगे चल के पेड़ों की बहुत आवश्यकता है
और पेड़ लगाने से क्या मिलता है ये आप सबने कोविड में जाना होगा कि ऑक्सीजन के लिए हम दर दर भटक रहे थे, और इस ऑक्सीजन और प्राणवायु के लिए हमें पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। वैसे ही जल है तो कल है, पेड़ लगाएंगे तो जल बढ़ेगा। इसलिए हम सबने आज से ही शुरू करना चाहिए कि हमारे घर में जहाँ जगह मिले, आंगन में, शहर में, गली में हमने पेड़ लगाना चाहिए। हमने PWD से 6.5 एकड़ जगह में विष्णु जी लांबा के नेतृत्व में आज 450 पेड़ लगाए, जहाँ पे सब देशी पेड़ है। जैसे हम ज्योतिष शास्त्र में बोलते हैं नक्षत्र के पेड़ लगाए। भगवान महावीर स्वामी जहाँ पे मोक्ष मिला उनको, ऐसे 24 तीर्थंकरों के तीर्थंकर विहार भी हमने पुणे के नजदीक बनाए। उसके लिए हमने विष्णु जी लांबा ने बहुत हमें सहयोग दिया। आपने यहाँ बुलाया हमको, हमारे संस्था का जो यह सम्मान किया, इसलिए मैं आप सबका ऋणी हूँ। आप सब जब भी पुणे आए मुझे फोन करिए, आपको ऋषि आनंदमय में हम लेके जाएंगे। वहाँ देखिए बहुत बढ़िया विष्णु जी लांबा जी के नेतृत्व में हमने बनाया है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। संस्थान हार्दिक अभिनंदन करता है। आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार कर हमें अनुग्रहित किया। हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। माननीय राज्यपाल साथ ही मैं अनुरोध करना चाहूंगी जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, पूर्व विधायक उत्तर प्रदेश भाजपा से आप अनुरोध है कि आप आसन ग्रहण करें। आप सभी से भी अनुरोध है, सभी अतिथियों से अपना आसन ग्रहण करें और जन गण मन के लिए, राष्ट्रगान के लिए सभी खड़े होंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाए तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। मैं मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगी कि आप दीप प्रज्वलन कर हमारा कार्यक्रम करें। जल गया है दीप तो अंधियार ढलकर ही रहेगा, जल गया है दीप तो अंधियार ढलकर ही रहेगा, हो कहीं भी दीप वो सूर्य का प्रतीक है। हमारे देश के मशहूर गीतकार गोपाल दास तीरथ जी की एक मशहूर पंक्तियां। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जी, वर्तमान में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्यों का वाचन किया जाएगा। सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। मैं इसको पढ़ूंगा, आप दोहराएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उस समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब मैं संविधान में तो मौलिक अधिकार की बात बहुत चलती है, लेकिन मौलिक कर्तव्य की बात कोई कहता नहीं है जो संविधान में है, संविधान प्रदत्त है। तो हमने सोचा कि सभी जगह लोगों के बीच में क्या संवैधानिक मूल कर्तव्य है इनकी जानकारी, इसकी जानकारी दी जाए। तो मैं इसको पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे, दोहराना नहीं है। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह एक संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4. देश की रक्षा करे और आम किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। 6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11. जो माता पिता या संरक्षक हों, वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपालक को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं कल्पतरु संस्थान के अध्यक्ष लांबा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी अपना स्वागत उद्बोधन दें। लांबा जी। सम्मानित मंच, उपस्थित बंधु भगिनी वृंद, राजस्थान प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमान कलराज मिश्र साहब की गरिमा में उपस्थिति में आयोजित प्रकृति एवं संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन को समर्पित राष्ट्र और समाज के उत्थान के निमित्त विश्व कल्याण की कामना से संचालित श्री कल्पतरु संस्थान की ओर से आयोजित इस वृक्ष मित्र सम्मान समारोह 2024 में पधारे हुए आप सभी का, देश और दुनिया के अन्य देशों से आए हुए लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मंच पर
श्री कल्पतरु संस्थान के 30 सालों के इतिहास में एक नया इतिहास और जुड़ गया है कि राजस्थान के गवर्नर पहली बार कल्पतरु संस्थान के वृक्ष मित्र सम्मान समारोह बतौर मुख्य अतिथि हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूं वहां पर कई सारी चीजें मैंने इधर उधर बदलते हिलते चलते देखी है, लेकिन यादें वो याद है जो कहीं ना कहीं राष्ट्र और समाज को प्रेरणा देती है, नई दिशा दर्शन करती है। आप में से ज्यादातर लोग मेरी व्यक्तिगत जिंदगी से थोड़ा बहुत वाकिफ हैं। मैं जोड़ा साहब आदमी, चप्पलें पहन के इधर उधर भटकने वाला आदमी, लेकिन उन चीजों को मैं नोटिस करता हूं कि कहां से मुझे समझ में आता है कि अटल बिहारी वाजपेयी निकलता है, कहां से मुझे शास्त्री जैसे गुण दिखाई देते हैं लोगों में। और जिन लोगों को मैं अपने सर्वश्रेष्ठ अच्छे नेता के रूप में, अपने आदर्श के रूप में देखता हूं, उन नेताओं के साथ काम करने वाली दो महान विभूतियां आज हमारे बीच विराजमान हैं, आदरणीय कलराज जी मिश्र साहब, आदरणीय जयप्रकाश चतुर्वेदी साहब। कोरोना जैसी वैश्विक मानवीय आपदा में सारी दुनिया जब घरों में थी, मुझे नहीं मालूम राज्यपाल के प्रोटोकॉल में क्या क्या बोलना होता है, क्या क्या नहीं बोलना होता है। मेरे साथी ने मुझे लिख के दिया और मुझे कहा कि तुम ये बोलना, ये मत बोलना, लेकिन मैं सोच रहा था प्रदेश की समस्याओं का अंतिम पड़ाव राज्यपाल की देहरी है। उस चौकट पे भी अगर मैं असत्य बोलूंगा, पढ़ा लिखा जो लिखा जाएगा वही बोलूंगा, तो फिर क्या मतलब, असली बात कैसे पहुंचेगी। मैं क्यों नहीं बोल सकता कि अवैध खनन लगातार जारी है, नदियां संकट में हैं। मैं क्यों नहीं बोल सकता कि वन्यजीव संकट में है। मैं क्यों नहीं बोल सकता कि पर्यावरण संकट में है। जब जब बोला हूं 3 बार जानलेवा हमले हुए हैं, हमले फिर होंगे तो बिल्कुल सहेंगे, लेकिन किसी की वापसी नहीं रुकेंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमेशा बोलेंगे, संवैधानिक मर्यादाओं में बोलेंगे, आपको कभी भी लज्जित होने जैसी काम नहीं करेंगे। ऊंट की कुर्बानी होती थी महोदय टोंक में, लंबे समय तक हम लोगों ने संवैधानिक रूप से अपना विरोध प्रदर्शन किया, और ईश्वर की करुणा रही, जिन्होंने राज्य पशु का दर्जा दिया, वन मंत्री राजकुमार जी रेणुवाया विराजमान है, इन्होंने ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया। लंबे समय संघर्ष चला, मोदी हारे नहीं, थके नहीं, किसी से डरे नहीं। डर तुम्हारी डिक्शनरी भाई नहीं, क्यों काम ऐसा कुछ किया भी नहीं। लेकिन जब मनोबल बढ़ाने वाले आप जैसे लोग मिल जाते हैं तो यकीन मानिए आने वाले समय में भी। और एक बहुत अच्छी बात, अभी आपने जो मूल कर्तव्य पढ़े, मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, जो पढ़ा है वो गोविंद देव जी की कृपा से पढ़ा, लेकिन जो मूल कर्तव्य है उसमें एक लाइन आपने कहा, पर्यावरण संरक्षण मेरा मूल सिद्ध अधिकार है। मेरे मूल कर्तव्यों में कर्तव्य मेरा यह भी है कि देश के पर्यावरण को, प्रकृति को, संस्कृति को, नदियों को मैं बचाने में इस राष्ट्र का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपनी भूमिका सुनिश्चित करूं। और मैंने 7 साल की उम्र भूमिका सुनिश्चित की थी। इस जिंदगी का आखिरी सांस, एक एक खून की बूंद इस राष्ट्र और समाज के लिए काम आएगी। 30 साल इन दरगत परिंदों के रास्तों पर निस्वार्थ रूप से चल रहे हैं, और हमारी ईमानदारी का यह प्रमाण है कि आज 30 सालों के बाद भी हमारी कोई अपनी क्षत नहीं है। चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, संभव था, हर सरकार का स्नेह मिला, हर मुख्यमंत्री का स्नेह मिला, और खूब सारी लंबी फौज एक अधिकारियों कर्मचारियों की देश और दुनिया में खड़ी की, स्नेह मिला। बिल्कुल भूखे प्यासे रहे होंगे, लेकिन सिद्धांत और समझौता नहीं किया। ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो आपकी मतलब नजर मिला के बात ना कर सके, और मुझे शायद उसी का परिणाम है। मैं राजभवन में गया, मैं सोच रहा था कि ठीक है, कलराज भाई साहब को हम जानते हैं, माननीय राज्यपाल के रूप में हमारा मार्गदर्शन करने पधारे, एक दायित्व मिला है। मैं लंबे समय से नहीं जा रहा था, एक दिन जाना है, गया वहां पर। आप आश्चर्य कीजिए, प्रदेश का सबसे बड़ा व्यक्ति, सबसे प्रमुख व्यक्ति, मैं वहां जाकर के हुकुम कर रहा था कि मैं डर रहा था कि भाई गवर्नर हैं, अब केवल कलराज भाई साहब नहीं रहे, तो इन्होंने मुझे खुद कहा, विष्णु खुलकर बोलो। मैंने कहा हुकुम, मैं प्रार्थना लेके आया था कार्यक्रम में, तो बोलो ना तुम। मैंने कहा आप माननीय राज्यपाल हैं, मैं, तो उन्होंने कहा मैं अभी भी कलराज भाई साहब ही हूं। ये सादगी और विनम्रता हम लोगों को आज भले कार्यक्रम के माध्यम से चंद लाइनें हो सकती है, लेकिन आने वाले समय में यही शब्द आके हमारा पथ प्रदर्शन करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। मैं एहसानमंद हूं आपका, आज आप सही रूप में पधारे हैं। इस ओहदे पर जाकर भी आप संस्कार नहीं भूले, आप लोगों ने लोगों का मनोबल बढ़ाया। कोरोना जैसी वैश्विक मानवीय आपदा में सारी दुनिया घरों में छुपी हुई थी, मुझे गर्व है मेरा राज्यपाल दवाई, सैनिटरी पैड्स जनता के लिए वितरण करने का काम कर रहा था। कड़कड़ाती दिसंबर की सर्दी में किसी ने फोटो खींच के वायरल कर दिया, शायद इनको तो पता भी है नहीं। सहपत्नी निकले बाहर कड़कड़ाती ठंड में, और लोगों को गर्म कपड़े वितरण करने का काम प्रदेश का राज्यपाल करे, इससे बड़ी गौरव की बात नहीं हो सकती। और ये सब चीजें देखते हुए मुझे लगा कि कहीं न कहीं मैं भी उसको देहरी पर जाता हूं, मैं भी दरवाजा खटखटाता हूं, और इतना जरूर कहूंगा कि मैं इस प्रदेश के दरगत परिंदों की रास्तों पर एक चलने का मैंने हौसला जुटाया है।
30 साल से नहीं आ रहा हूं, सिर्फ इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि सत्य की रक्षा साहस से कर सकूं। एक गजल का शेर है कि सत्य की रक्षा उन्हीं को सौंप दी मैंने, सत्य साहस से करना जिन्हें नहीं आता। मैं पेट के बल लेट कर रोता नहीं, से लोग कहते हैं मुझे कहना नहीं आता। हाँ, मुझे संसार में रहना नहीं आता। मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूं, बनास को लेकर के अवैध खनन होते रहे, हम बराबर बोलते रहे। मैं बस इतनी प्रार्थना करता हूं कि क्या हमें जीने का अधिकार है? क्या हम मूल कर्तव्यों के रास्तों पर चल सकते हैं? तो हमारी सुरक्षा के संबंध में भी कहीं न कहीं कोई विचार किया जा सकता है। टॉप कलेक्टर के महोदय के पास में सारी जानकारी है। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि 30 साल से जिनकी छत नहीं है वो अपनी फाइल को आगे बढ़ा करके क्या यहां पर कोई बड़ा जंगल कर सकते हैं? मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार, हमारे बड़े भाई आदरणीय भजन लाल जी ने, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने 7 करोड़ पेड़ों की बात की है। आप 6 करोड़ लगा दीजिए पूरी राजस्थान सरकार मिलकर के, 1 करोड़ का जिम्मा हमें दीजिए। निस्वार्थ माननीय राज्यपाल महोदय, निस्वार्थ 1 करोड़ का जिम्मा हमें दीजिए। 3 साल में जंगल खड़ा ना कर दूं, ये दरगत परिंदे के रास्ते छोड़ दूंगा, मैं इतना दावा कर सकता हूं। निस्वार्थ रूप से जंगल खड़े करने का अनुभव मुझे है, बड़े आनंद के साथ हम कर सकते हैं। आज जयप्रकाश चतुर्वेदी साहब यहाँ पधारे हैं। जयप्रकाश चतुर्वेदी साहब मेरे पिता समान है और आज मुझे, हालांकि मैं संस्कृति का हिस्सा नहीं हूं, मेरे लिए तो हर पल प्रकृति दिवस है, हर पल पर्यावरण दिवस है, हर दिन फादर्स डे है, हर दिन मदर्स डे है। लेकिन मैंने भी पढ़ा, वो व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा कि आज फादर्स डे है, तो आज आदरणीय जयप्रकाश चतुर्वेदी साहब लखनऊ से पधारे हैं। मैं उनका आभारी हूं और स्वागत करता हूं इस गुलामी नगरी में, राजस्थान की धरा पर, महाराणा प्रताप की धरा पर, मीराबाई की धरा पर पर्यावरण संरक्षण की छोटी सी यात्रा के संवाद के रूप में मैं अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है वो लोग अभी जिंदा हैं जिन्हें लोग किताबों में पढ़ते हैं। मैंने शास्त्री जी का जिक्र किया, मैंने अटल जी का जिक्र किया, उनके साथ तो इन लोगों ने लंबा समय जिया, लंबा समय काम किया। माननीय कलराज जी भाई साहब ने भी और आदरणीय जयप्रकाश जी ने भी बहुत काम किया है। आज आप पधारे हैं, मेरे पास शब्द नहीं है। निसंदेह रूप से मेरे पास विवेक जी का उस दिन फोन आया अचानक कि माननीय राज्यपाल महोदय आपके कार्यक्रम में आ रहे हैं। मैंने क्या सचमुच में आ रहे हैं? बोले आ रहे हैं। मैंने क्या मजाक कर रहे हो? बोले नहीं सच में आ रहे हैं। तो मैंने कहा कलराज जी भाई साहब नहीं आ रहे, समझ लीजिए सबरी के घर राम आ रहे हैं। मैंने यही कहा था, पूछ लीजिएगा। ये बड़प्पन है महोदय आपका। मुझे गर्व है इस बात का कि मेरे प्रदेश का राज्यपाल ये नहीं देखता कि वो करोड़पति कोटि से निकला है कि गरीब की झोपड़ी से, दोनों के बराबर जाकर के उसका मनोबल बढ़ाना प्रथम कर्तव्य मानता है। बहुत बड़ी बात है, मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। यहाँ पर हालांकि परिषद अधिकारी के रूप में आए हैं हमारे भाई अभिषेक जी, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत प्यारे इंसान हो, बहुत अच्छी जिम्मेदारी के साथ चलते हो। भगवान महाकाल इसी प्रकार आप पर कृपा बनाए रखे। भाई साहब पधारे हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। चतुर्वेदी साहब से इतना ही कहना चाहूंगा कि ये कृपा बनाए रखिएगा। विश्वनाथ ने जो रिश्ता जोड़ा है वो कहीं न कहीं कोई संकेत है बड़ा, और ईश्वर ने चाहा तो आने वाले समय में इस राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए कहीं की प्रेरणा स्थापित करने का काम करेगा। डॉक्टर रितेश दुबे साहब यहाँ पर हैं। रितेश दुबे साहब का स्वागत करता हूं। राजस्थान सरकार के पूर्व वन मंत्री मेरे आदरणीय नेता राजकुमार जी रेणुआ का अभिनंदन करता हूं, और बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आदरणीय हनुमान जी व्यास यहाँ पधारे हैं, मैं विशेष रूप से हनुमान जी व्यास को प्रणाम करता हूँ। बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं, उन सबका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। आप सब लोगों को यहाँ सम्मानित होने का अवसर मिल रहा है। सच बात यह है कि मैं आप सब लोगों से सीखता रहा हूँ, और एक माध्यम था। सीआईएसएफ के जवान यहाँ पर विराजमान है। आशीष जी हमारे बड़े भाई कमांडेंट साहब आज किसी कारण दिल्ली चले गए। चौधरी साहब पधारे हैं, मेरे भाई है, मेरे गांव के हैं, इतने बड़े अधिकारी हैं। सर इतना बड़ा जंगल लगा रहा सीआईएसएफ, मैं माननीय राज्यपाल महोदय का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। इतना बड़ा जंगल मोदी लोग लगा रहे हैं, और कई किलोमीटरों तक ये साइकिल से चलते हैं, कई किलोमीटरों तक। तो प्रकृति संरक्षण के साथ साथ ये स्वास्थ्य का भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं महोदय। महोदय मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग यहाँ विराजमान है, यहाँ उमा विराजमान है, मेरे साथी कार्यकर्ता, ये 2 जंगल बड़े बड़े निस्वार्थ भाव से लगा करके महोदय 22,000 ज्यादा पेड़ लगाए महोदय। वो भी कहीं देखे जा सकते हैं जाकर के आंखों से, और बिना किसी स्वार्थ के देखे जा सकते हैं। यहाँ पर और लोग नेपाल से आए हैं, प्रकृति दर्शन से आए हैं, हमारे सुकांता टीम से आए, बहुत सारे लोग पधारे। मोदी आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, मैं अधिक समय नहीं लूंगा, बस मेरी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों को पुनः निवेदन करना चाहता हूँ, इस मंच पर आने का, माननीय राज्यपाल महोदय की सेवा में प्रस्तुत होने का ये जो गौरव हमें मिला है, निश्चित रूप से किसी अच्छे शुभ कार्य का संकेत है। यहाँ से जाकर के एक पौधा लगाइएगा। राज्यपाल के महोदय कलराज जी का एक ट्विटर फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टा है, उस पर टैग कीजिएगा। महोदय आपकी प्रेरणा से मैंने एक पौधा लगा दिया है, अगले साल फिर उस पौधे को जब बड़ा हो जाए तो फिर बताइएगा कि आपका पौधा इतना बड़ा हो गया है। बस इतनी सेवा काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा करिए। जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अब कार्यक्रम में समय है जयपुर एनवायरमेंट फेस्टिवल की प्री लॉन्चिंग का, और इसका पोस्टर विमोचन किया जाएगा। हम अतिथियों को बताना चाहेंगे श्री कल्पतरु संस्थान द्वारा जयपुर एनवायरमेंट फेस्टिवल आगामी समय के लिए वैश्विक स्तर का एक प्रस्तावित कार्यक्रम है।
संस्थान का यह प्रयास रहेगा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से यूनाइटेड नेशंस के विश्व जलवायु सम्मेलन में भाग लेने वाले विश्व के 197 देशों की संस्थाएं, पर्यावरण कार्यकर्ता, सरकारों से जुड़े जिम्मेदार लोग सहभागी बने। इस 3 दिवसीय आयोजन के माध्यम से जयपुर डिक्लेरेशन जारी हो, जो विश्व के पर्यावरण जगत की दशा और दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस पोस्टर का विमोचन करें। कल्पतरु संस्थान की ये आगामी समय के लिए एक प्रस्तावित कार्यक्रम की एक योजना है, जिसका पोस्टर विमोचन आज किया जा रहा है। और अब कार्यक्रम में समय है वृक्ष मित्र सम्मान समारोह को आगे बढ़ाने का। श्री कल्पतरु संस्थान के उत्कृष्ट कार्य करने वाले चुनिंदा स्वयंसेवकों, शुभ चिंतकों और सहयोगियों को वृक्ष मित्र सम्मान देकर मनोबल बढ़ाने और प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। इस समारोह के तहत संस्थान की महिला शाखा से जुड़ी स्वयं सेविकाएं, मुख्य शाखा से जुड़े स्वयंसेवक और हमारे विभिन्न प्रकार के सहयोग करने वाले वृक्ष मित्र सहयोगी शामिल हैं। सभी विजेताओं को सम्मानित करने के लिए मैं अतिथियों से अनुरोध करूंगी उन्हें वृक्ष मित्र सम्मान पुरस्कार से नवाजें। सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ वॉलंटियर ऑफ द ईयर 2024 के सम्मान से सम्मानित होने वाली उमा व्यास जी को। उमा व्यास जी मंच पर आए और सम्मान ग्रहण करें। उमा जी के बारे में बताना चाहूंगी। उमा जी स्वयं सेविका है, वॉलंटियर है कल्पतरु संस्थान की, और 2023 का ये पुरस्कार इन्हें दिया जा रहा है। आप पिछले 3 वर्षों से संस्थान की सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में निस्वार्थ सेवाएं दे रही हैं और वर्ष 2023 में भी अनेक कीर्तिमान आपने बनाए हैं और आपको वर्ष 2026 तक के लिए कल्पतरु संस्थान द्वारा ग्रीन लंग्स अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उमा व्यास जी के लिए जोरदार तालियां। आपने 2 जंगलों का नेतृत्व कर 22,000 से अधिक पौधे लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं उमा व्यास जी। आपने कल्प वृक्षों पर गहन शोध भी किया है। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी वृक्ष मित्र पुरस्कार 2024 के लिए CISF आमेर के श्रीमान आशीष कुमार जी, वरिष्ठ कमांडेंट श्रीमान आशीष कुमार जी। आशीष जी मंच पर आए। आशीष जी आमेर में पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न माध्यमों से उत्कृष्ट कार्य करके राष्ट्र और समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। कल्पतरु संस्थान की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। पर चलाए जा रहे इंडो नेपाल ग्रीन मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपके उत्कृष्ट कार्यों के लिए नेपाल सरकार द्वारा भी आपको सम्मानित किया जा चुका है। आपने युवाओं का बड़ा समूह बनाकर देश भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेकों काम किए हैं। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री अशोक खोराट जी को। अशोक खोराट जी मंच पर आए। अशोक खोराट जी के बाद श्री गौतम राज शर्मा जी। गौतम राज शर्मा जी। गौतम राज जी के बाद श्रीमती रेणु राष्ट्रदीप जी। उषा जी नागौर जिले से संबंध रखती हैं और ये एक संस्थान की सक्रिय कार्यकर्ता है। अंजू जी के बाद श्री डॉक्टर रितेश दुबे जी। सभी पुरस्कार विजेताओं को कल्पतरु संस्थान की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और अब मैं कार्यक्रम के अतिथि जयप्रकाश चतुर्वेदी जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि अपने आशीर्वचन कहें। जयप्रकाश चतुर्वेदी जी। वृक्ष मित्र सम्मान समारोह के इस आयोजन में कल्पतरु संस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के कोने कोने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का
बहुत जमीनी स्तर पर काम खड़ा करने वाले और यहाँ राजस्थान राज्य के महामहिम राज्यपाल, हम सब लोगों के प्रणेता, मार्गदर्शक आदरणीय कलराज मिश्र जी, कल्पतरु संस्थान के अध्यक्ष भाई लामा जी, उनके सहयोगी कर्मी, यहाँ नौजवान मित्रों, पदाधिकारीगण, सम्मान समारोह द्वारा सभी को सम्मानित ऐसे प्राप्त करता देवियों सज्जनों, सभागार में उपस्थित भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, मीडिया कर्मी, आज मेरा भी बड़ा सौभाग्य है कि वर्षों बाद माननीय कलराज मिश्र जी को हम यहाँ सुनने आए। मैं उत्तर प्रदेश के बहुत पिछड़े हुए जिला सोनभद्र, जिसकी विकास की रूपरेखा कलराज मिश्र जी ने, और उस झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की सीमावर्ती के बिल्कुल अंतिम छोर पर बसा मेरा गांव है, वहाँ से मैं निकला हूँ। वहाँ भी कलराज मिश्र जा करके जब वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बने, सड़क परिवहन मंत्री, तो उन्होंने सड़कें दी, बिजली दिया, पानी दिया। और आज मैं देख रहा हूँ कि एक छोटे से संस्थान में जो यात्रा शुरू की है, आदरणीय लामा जी ने एक आग्रह पर एक बड़े आयोजन के इस कार्यक्रम में माननीय कलराज मिश्र जी हम सब लोगों का मार्गदर्शन करने यहाँ उपस्थित है। मैं उनका स्वागत करता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज जिस क्षेत्र को लेकर के लामा जी ने यह यात्रा शुरू की है वो बड़ा दुरूह है, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आज दुनिया इस पर्यावरण को लेकर के बहुत चिंतित है। विनाशकारी सीमा पर वो जा खड़ा हुई है। इस पृथ्वी पर सबसे नीचे स्तर पर जल आता है, उसके ऊपर जमीन आती है, उसके ऊपर जंगल आता है, उसके ऊपर जानवर आते हैं, जीव जंतु आते हैं, और सबसे प्रभावित होने वाला जो जंतु है वो जल है। ये जो जल, जमीन, जंगल, जानवर, जंतु और जल, मानव, ये एक पर्यावरण के रूप में आज जो सारा प्रकृति का दोहन हुआ है, शोषण हो रहा है, उसके संरक्षण का यहाँ संकल्प लेने के लिए हम सब लोग हैं करते थे। हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष में नदियों की पूजा होती रही है, पेड़ पौधों की पूजा होती रही है, प्रकृति की पूजा होती रही है, कुएं और नदी तालाब उनकी पूजा होती रही है। उसका कारण क्या था? यहाँ हमको जीवन की ऊर्जा मिलती है, जीवन मिलता है, हमारा जीवन सुरक्षित होता है। आज ये 5 चीज़ों को लेकर के जकार से आज हम ग्रसित हैं, और सबसे ग्रसित मानव समाज है। तमाम प्रकार की जो विसंगतियाँ हैं स्वास्थ्य संबंधी, आज आप 1990 में जब डंकल का प्रस्ताव आया, अमेरिकन एक कृषि वैज्ञानिक था, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 91 के उस सारे दिल्ली में सारे दिन भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सामाजिक काम में काम करने वाले लोग जिनका सम्मेलन हुआ था, उसमें उन्होंने चेताया था कि आगामी 30 वर्षों में भारत पराश्रित हो जाएगा, कृषि प्रधान देश होते हुए भी, और अन्न पर, बीज पर, पानी पर, सब प्रकार के पेड़ पौधों पर ये जो बीज है, ये जो खाद है, पेस्टिसाइड्स है, इसके कारण से इतना प्रभाव पड़ेगा कि सबसे अधिक प्रभावित ये यहाँ का मानव जाति होने वाला है। आज मैं 30 वर्षों के अंदर 90 दशक की बात है, आज 2024 चल रहा है, और ये 24-25 वर्षों में भारत की स्थिति क्या हो गई है, दुनिया के हम निरंतर स्थिति में आ गए। इतनी प्रकृति जो प्रदत्त द्वारा हमारे यहाँ हरियाली थी, नदी नाले थे, पोखरे थे, तालाब थे, कुएं थे, जलाशय थे, आज हम कहाँ पर खड़े हैं ये हम सब अनुभव करते हैं। मेरा आग्रह है कि ये लामा जी ने जो सारा एक अपने छोटे से जीवन में उन्होंने शुरू किया, मैं तो बहुत प्रभावित हुआ जब वो मेरे पास फोन से संपर्क किया और आग्रह किया कि क्या कलराज जी उसमें आ सकते हैं। मैंने कलराज जी से बात किया और मैंने कलराज जी ने उनको बड़ा स्नेह दिया, राजभवन में उन्होंने बुलाया और हमसे उन्होंने कहा कि जयप्रकाश जी आप बार बार कितनी बार आप फोन करोगे, अरे लामा को कहिए हमसे सीधे मिले हो। और लामा जब मिल कर आए तो उन्होंने इतनी अतीव प्रसन्नता व्यक्त की, कलराज जी का पितृभाव देख करके, अभिभावक भाव देख करके, थमाई
और उन्होंने कहा कि काम के लिए मैं आऊँगा। और आज मैं देख रहा हूँ हमारे प्रधान जी, आप रविवार के कहीं उनके कार्यक्रम नहीं होते और आज हमारे बीच में आए, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और लांबा जी को भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि माननीय कलराज जी को आशीर्वाद के रूप में आपने आज जरूर बुलाया है। आपने जो छोटे संकेत किया है कि आपकी बाधाएं बहुत आती हैं, मैं जानता हूँ। मैं खनन क्षेत्र से जुड़ा हुआ उस क्षेत्र में सोनभद्र जिला और देश भर में प्रथम श्रेणी की गिट्टी और बालू उसी से आती है। खनन माफियाओं का कितना बड़ा वो एक बल है, शक्तिशाली वो है कि किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देते। लेकिन लामा जी मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप जिस कदम की ओर आपने कदम बढ़ाया है, मैं माननीय कलराज जी से भी आग्रह करता हूँ और उनका आशीर्वाद मिलेगा कि सरकार की ओर से भी जो भी उनको सुरक्षा के कदम चाहिए और भी तमाम संरक्षण चाहिए। और वृक्ष को हम जिस ढंग से संकल्पित होकर के यहाँ उन्होंने आग्रह किया कि अपने घरों में, पौधों में, क्यारियों में, आसपास पड़ोस में और एक हरियाली का वातावरण बनाए, पर्यावरण को शुद्धिकरण का वातावरण है। आज के संकल्प के दिवस पर हम यही करना चाहते हैं। वहाँ मैं राज्यपाल जी को भी सुनना चाहता हूँ, माननीय कलराज जी को। आइए हम सब मिल करके और प्रकृति का संरक्षण करें। जल, जमीन, जंगल, पशु, पक्षी, जानवर, इनके और विशेष रूप से हम सब जल के आधार पर सुरक्षित रहें, प्रकृति सुरक्षित रहे, इसका संकल्प लेकर के अपने प्रयत्नों से हरियाली को आगे बढ़ावा दें। इन्हीं शब्दों के साथ, शुभकामनाओं के साथ और विशेष रूप से बाबा जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने यहाँ आप सब लोगों के बीच में दो शब्द कहने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं कार्यक्रम में उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय राज्यपाल महोदय। आप अपने उद्बोधन में हमें आशीर्वचन कहें। माननीय राज्यपाल महोदय। सभी को नमस्कार। श्री कल्पतरु संस्थान द्वारा आयोजित इस वृक्ष मित्र सम्मान समारोह में अध्यक्षता कर रहे श्रीमान लांबा जी, मेरे बड़े परम मित्र, साथ में हम लोगों ने काम किया है उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर परिवार की चिंता न करते हुए भी लगातार सतत प्रगतिशील रहे, ऐसे आदरणीय श्री जयप्रकाश चतुर्वेदी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। राजस्थान सरकार के पूर्व वन मंत्री और वर्तमान विधायक आदरणीय राजकुमार नैनवा जी, आदरणीय श्री नितेश दुबे जी और हमारे पदाधिकारीगण, हमारे विशेषाधिकारी जी, हमारे एडीसी भी हैं, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, बहनों, प्यारे बच्चों और पूर्णा नेपाल से आए हुए हमारे मित्रगण, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, इस समारोह में आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। लांबा जी ने जब अपने कार्यक्रम के बारे में बताया, जिस सामान्य ढंग से ये रहते हैं, सरल तरीके से रहते हैं, इनको देखने के पश्चात मुझे ये नहीं लगा उस समय इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। और इसलिए मैंने इनसे जानने की इच्छा व्यक्त की कि आप किस प्रकार से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। प्रकृति का संरक्षण आज के काल में प्रदूषण बड़ा भयंकर तरीके से फैल रहा है। जहां प्रदूषण की अधिकता है वहां श्वास का कष्ट विद्यमान है और श्वास के कष्ट के कारण लोग अपने जिंदगी भी समाप्त कर देते हैं। और इसलिए जब शीतकाल का समय आता है तो उसमें हर शहर के बारे में ये देखा जाता है कि शहर के प्रदूषण की स्थिति क्या है।
जब ज्यादा दिखाई पड़ता है तो लोग परेशान होते हैं, घबराते हैं। ऐसा क्यों है? प्रदूषण क्यों इतना बढ़ रहा है? प्रकृति का शोषण हो रहा है। ये ठीक है कि विकास की प्रक्रिया बड़ी तेज होती जा रही है, लेकिन विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत जो हमारी चीजें हैं, जो विश्व के संतुलन को बनाए हुए हैं, प्रकृति के द्वारा ही विश्व का संतुलन बना हुआ है। और जिसमें श्रीमान जयप्रकाश जी ने 5 चीजों का नाम विशेष रूप से दिया, इन सारी चीजों के कारण ही संतुलन है। भारत की संस्कृति प्रकृति पूजक रही है, प्रकृति की संरक्षण करता रही है। ऋषि महर्षियों का आप जीवन पढ़ेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जंगलों में वो अपना आश्रम बनाते थे, लगातार वृक्ष लगाते थे, ऐसे ऐसे वृक्ष, ऐसे ऐसे हर्बल तैयार करते थे जो पर्यावरण को भी स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे और मानव जीवन को भी स्वस्थ रखते हुए उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। यह प्रकृति का उधर से संरक्षण रहेगा तो हमारे देवी रहेंगे, देवता भी रहेंगे, भगवान भी रहेंगे और मानव भी रहेगा। प्रकृति अगर विखंडित होगी तो प्रलय बच जाएगा। प्रकृति का विखंडन अर्थात प्रलय का आमंत्रण, यह स्वरूप होता है और इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, चित्त जल पावक गगन समीरा। ये 5 प्रकृति पदार्थ हैं। इसके कारण शरीर की संरचना है। किसी जीव को मारना नहीं, यद्यपि जीव से जीव भोजन है, एक एक जीव का दूसरे जीव खाते हैं। जो विनाशकारी जीव होते हैं दूसरा खा लेता है, जिनके कारण मानव का विनाश होता है। ऐसे लोगों को समाप्त नहीं करते हैं। तो हर प्रकार के जीव जंतु को पाल कर रखना ये प्रकृति के संरक्षण के लिए आवश्यक है। और इसलिए हमारे यहां गिरगंधराओं को भी पूजा जाता है। नदी को मां कहते हैं, गंगा मां, नर्मदा मां, कृष्णा मां, गोदावरी मां कहते हैं। मां के पीछे की सर्वश्रेष्ठ भावना है कि उसके प्रति हमारा समर्पण हो, उसके अंदर किसी प्रकार का विनाश न हो। और इसलिए नदियों का भी संरक्षण होता रहा है, गिरगंधराओं का भी, पहाड़ों का भी संरक्षण होता रहा है। हमारे यहां पहाड़ के या पत्थर के टुकड़े को लेकर नदियां तो पूछते हैं लोग। कोई कहता है भगवान शिव हैं, कोई कहता है भगवान गणेश हैं। अनेक तरीके का नाम देकर उसमें देवता के प्राण प्रतिष्ठा करते हुए यह अनुभूति करते हैं कि इससे हमारा लगाव है, इसमें भी जीव है, ये प्राणवान है। प्राणवान है तो इसकी पूजा करना चाहिए और इस साथ में पूजा करते हैं। जगदीश चंद्र बसु ने अपने वैज्ञानिक प्रयोग के आधार पर यह साबित किया था कि वृक्षों में भी प्राण तत्व है, वृक्षों में भी प्राण तत्व है। जो प्रयोग करके दिखाया था, महर्षि अरविंद में इस दिशा में भी जोर दिया था। एक ऐसी स्थिति का निर्माण किया था
कि किसी भी हालत में वृक्षों का, जीव जंतुओं का संरक्षण होना चाहिए। ये इसलिए कि प्रकृति हम इसके द्वारा संरक्षित रख सकते हैं, विश्व का इक्विलिब्रियम बना रहे, पृथ्वी का इक्विलिब्रियम बना रहे। इसके लिए आवश्यक है प्रकृति और मानव, उनका समुचित समन्वय आवश्यक है। अगर उसमें समन्वय नहीं होगा तो पूरी सृष्टि विनष्ट हो जाएगी। और इसलिए भारत ने सबसे पहले ही कहा, भारतीय संस्कृति का उद्घोष है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही हमारा परिवार है। बोधा में केवल मानव नहीं रहता है, पृथ्वी पर तो सब प्रकार के लोग हैं। पृथ्वी पर नदियां हैं, पृथ्वी पर वृक्ष है, पेड़ हैं, जंगल हैं, पृथ्वी पर ही गिर कंदराएं हैं, पृथ्वी पर ही जीव जंतु हैं, पृथ्वी पर ही सारे मानव हैं। इसको संतुलित रखना, एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करना, यह बहुत ही आवश्यक है। और से प्रयास उसी समय हो सकता है जब सभी चीजों के प्रति अपने प्रकार लगाव। और इसलिए पूरे वसुधा को भारतीय संस्कृति ने एक परिवार के रूप में देखा है। जब परिवार के रूप में हम देखते हैं तो स्वाभाविक है तो उसको संरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। हमारे यहां कई लोगों ने वृक्ष संरक्षण के लिए और वृक्ष लगाने के लिए सतत प्रयास किया है। अमृता देवी का नाम आपने सुना होगा। अमृता देवी का अभियान ही यही चला था। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुना होगा आपने। पहाड़ी क्षेत्र में, उत्तराखंड में उन्होंने गजब का अभियान चलाया था। अनेक लोगों ने इस प्रकार का अभियान चलाया है। और इसलिए इन सारी चीजों के महत्व को समझते हुए हमें वृक्षारोपण, नदी नालों के संरक्षण के दृष्टि से प्रयास, वर्षा के पानी को भी संरक्षित करने की कोशिश, जो वृक्ष हम लगाते हैं, वृक्ष के माध्यम से भी हम जल का एक तरह से उद्भव करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसकी जड़ों में जल रहता है। और जो बरसात का पानी आता है उसके द्वारा वो सारा रिचार्ज होता है। तो बरसात के पानी का भी संरक्षण बेकार नहीं जाना चाहिए। और इसलिए जगह जगह बरसात के पानी के लिए रेन वाटर की दृष्टि से भी बड़े बड़े आज रिजर्वायर बनाए जा रहे हैं ताकि उसमें पानी संरक्षित करें। पहले नदी तालाब बहुत थी, बाउलियां थी, तालाब थे। राजस्थान तो इसका प्रसिद्ध स्वरूप है। यहाँ झीलें थी, तालाब बहुत, बाकी वर्षा का पानी तो उसमें समायोजित होता ही था। लेकिन उसके कारण हर प्रकार के उस प्रकार की चीज प्राप्त होती थी जो जीवन को संवर्धित करने की दृष्टि से आवश्यक होती। ये सारी चीजें यहां भी रही हैं। हमारा उत्तर पश्चिम बुंदेलखंड इसी प्रकार से भरा पड़ा है। झील है, तालाब हैं, नदियां हैं, उसको भी किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। वृक्ष का लगाना तो आवश्यक है, पानी का संरक्षण भी बहुत जरूरी है। पानी का संरक्षण बरसात के कारण जितना भी बरसात हो उसमें ही हम संरक्षित करें। हमने तो विश्वविद्यालयों में हर जगह हमने कहा है कि पानी के संरक्षण के लिए, वर्षा के पानी को संरक्षित करने के लिए एक हम रिजर्वायर बनाए। और इसका बनाया हमारा जवाहर कृषि विश्वविद्यालय है,
जहाँ आप बैठे हुए हैं, ये दुर्गापुर ये कृषि अनुसंधान केंद्र है, और उसमें उन्होंने बहुत शानदार बनाया, देखने लायक। और भी कई विश्वविद्यालयों में बनाया है। तो पानी संरक्षित करेंगे तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रदूषण को मुक्त करेंगे, पर्यावरण को शुद्ध करने वाले। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हम लंबा करना नहीं चाहते। मुझे प्रसन्नता है कि कल्पतरु के माध्यम से हमारे लांबा जी अपने सहयोगी साथियों के साथ जिनको आज सम्मानित किया गया है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। अपने अपने इलाके में इन्होंने वृक्षारोपण करके साहसिक कार्य किया है, और मैं लम्बा जी के साहस की तारीफ करता हूं। उन्होंने कहा कि बिना किसी निजी स्वार्थ के यहां जंगल ही जंगल कर रहा नहीं, यही कहना। ये इनके साहस की तारीफ करनी चाहिए। ऐसे कई लोग हैं, हमसे मिलने आते हैं लोग, कई लोग हैं इस प्रकार का वृक्षारोपण कर रहे हैं। तो ऐसे गांव को भी विकसित करने की आवश्यकता है। और ऐसी चीज हुई तो निश्चित रूप से पर्यावरण में जो प्रदूषण बड़ा तेजी से फैल रहा है, उसे समाप्त करने की दिशा में हम सफल और सक्षम हो सकेंगे। श्रीमान लांबा जी वृक्ष मित्र के माध्यम से यह साहसिक कार्य कर रहे हैं, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसे अपेक्षा भी करता हूं, जब भी कोई बात हो तो मुझसे मिलने में कोई संकोच नहीं करेंगे। ये बात ये, मैं राज्यपाल हूं, लेकिन राज्यपाल के साथ साथ मैंने काम किया है, इसके पहले भी काम किया है, लोगों के बीच में काम किया है, आप सबों के बीच में काम किया है। जमीनी स्तर की जानकारी है, कौन सा व्यक्ति कैसा है, इसकी अनुभूति है। इसे कभी मुझसे मिलने में कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए। एकदम आइए, कोई भी मिल सकता है हमसे। पहले जब प्रोटोकॉल होता है कि पहले सूचना देनी पड़ती है, सूचना देंगे आपको समय मिल जाएगा। और आपको ज्यादा प्रसन्नता हो कि मैं प्रतिदिन कम से कम 40, 45, 50, कभी कभी 100 प्रतिदिन में मिलता हूं। मैं 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक मिलता हूं, तब जाकर खाना खाता हूं, और सभी से मिलता हूं, कोई भी आता है। जब तक रेणुका जी अभी कभी नहीं आए मिलने, हमारे मित्र हैं, मैं चाहूंगा आइए एक बार मिलिए, बात करनी जरूरी है आपसे, क्योंकि आपके प्रति मेरे मन में शुरू से ही एक स्नेह का भाव रहा है। मैं यहां प्रभारी था तो भी स्नेह का भाव रहा। तो मिलिए आप, और जो भी समस्या है उसको भी आप सामने रखिए, समाधान करने की कोशिश की जा सकती है, प्रयत्न किया जा सकता है। शासकीय स्तर पर होता है, वो ना हो गलत प्रश्न है, लेकिन हमारे तरफ से आपको उत्साहित करने में किसी प्रकार कमी नहीं जाएगी। मैं अपेक्षा करता हूं कि वृक्ष मित्र के जरिए वृक्षारोपण सर्वाधिक मात्रा में हो, अभियान चले, लोगों को लगे कि वृक्ष मित्र ने जबरदस्त काम किया है, ऐसा लोग अनुभव कर सके। मेरी शुभकामना है इसमें लगातार वृक्ष मित्र बढ़ता जाए। इस शुभकामना के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुमूल्य आशीर्वचन हमें प्रेरित और मार्गदर्शित करते रहेंगे। और अब कार्यक्रम समापन से पूर्व मैं सभी से अनुरोध करूंगी, राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण
नमस्कार। आज कल्तुक संस्थान की ओर से आयोजित वृक्ष मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय श्री कलराज मिश्र उपस्थित रहे और उन्होंने हमारा सबका मनोबल बढ़ाया है। और इतनी बड़ी एक संवैधानिक पोस्ट पे होके इस तरह से जिस तरह से उन्होंने हमें हमारा मनोबल बैठ कर रहे हैं और हमारा जो मोरल अप कर रहे हैं, तो आज जितने भी लोग पधारे वॉलेंटियर्स वो सकारात्मक रूप से पेड़ पौधे लगाते रहें, चाहे बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, आप पेड़ पौधे लगाने को अपने जीवन में शामिल करें। की ओर से आज विश्व वृक्ष मित्र सम्मान 2024 का आयोजन जयपुर में किया गया। मुझे खुशी है राजस्थान के यशस्वी माननीय राज्यपाल कलराज मिश्र साहब और हमारे विशेष अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय जयप्रकाश चतुर्वेदी साहब पधारे। उन सबका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हुआ। लगभग 772 प्रविष्टियां प्राप्त हुई, आवेदन प्राप्त हुए वृक्ष मित्र सम्मान समारोह के लिए देश और दुनिया से। उसमें से 9 लोग वृक्ष मित्र पुरस्कार के लिए और एक व्यक्ति वॉलंटियर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया, जिसके लिए अभी उमा व्यास जी आपसे संपर्क कर रही बात कर रही थी। आने वाले समय में जयपुर एनवायरनमेंट फेस्टिवल, ग्रीन लंग्स, ग्रीन बचपन जैसे कार्यक्रम संचालित हो, उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। तो राज्यपाल महोदय का आभार और बाकी सब लोगों को जिन्हें पुरस्कार मिला है, मुझे आशा है कि वो सब प्रेरणा लेकर के राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए बड़े काम करेंगे।